हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मेरे साथ आज है द ताज अनटोल्ड स्टोरी की कास्ट और डायरेक्टर, मेरे साथ है परेश सर, राकेश सर और तुषार। सबसे पहले वेलकम टू पंजाब केसरी सर एंड वेलकम टू नवोदय टाइम्स। सबसे पहला सवाल तुषार आपसे, रिसर्च पॉइंट की मैं बात देख रहा था, आप काफ़ी इंटरव्यूज़ में बात कर रहे थे, तो मुझे उसके बारे में बताइए, कब वो डे वन जब आपने सोचा कि मैं इस पर मूवी बनाऊँगा, जब तक मूवी ग्रीन लिट हो गई, तो पूरे वो प्रोसेस कैसा रहा? देखिए, मतलब ये जो ताजमहल का जो एक थॉट था, विजन था, ये आया सीए सुरेश झा जी की तरफ से, क्योंकि ये फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उन्हीं का मेरे पास कॉल आया कि ताजमहल एक पिटीशन बहुत डल रही है इस पे हम कुछ आप रिसर्च कीजिए और बताइए कैसा रिसर्च इस पे है। देन आई डू द रिसर्च विद मी एंड विद माई टीम। हमने इसको पूरा रिसर्च किया, एनालिसिस किया, दोनों फैक्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को हमने देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे कोर्ट क्रॉनिकल्स को स्टडी किया, अच्छे से रिकॉर्ड्स चेक किए हमने। और फिर जब हमको रिसर्च बहुत कॉन्क्रीट मिल गई कि हाँ यार, इस पर एक फिल्म बन सकती है, डिबेट अच्छी हो सकती है, देन हमने एक स्टोरी लाइन डिज़ाइन की, स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, और इसमें लगभग पूरा डिज़ाइन करने में 1 साल का समय मिनिमम लग गया। सेट पे आते आते नहीं, सेट पे आते नहीं, सर तक पहुंचने में। उससे पहले 8-9 महीने से स्क्रिप्ट और रिसर्च का काम चल रहा था, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा थी और वो पढ़ना बहुत ज़्यादा था, और उसमें कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं थी कि हम अपर लेयर पे ही खेल रहे हैं, हम वी डीप डाइव इनटू इट। सो उस पर मैंने रिसर्च किया खूब, देन स्क्रिप्ट रेडी हुई और वो सर के सामने परोसी गई। ऑब्वियस है उसमें कुछ खामियां थी, जिसपे सर के बहुत सारे इनपुट्स आए, सजेशंस आए, एंड सर ने रिसर्च की काफ़ी तारीफ करी, और सर का हाँ कहना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जो हमारे लिए वो आज भी मुझे वो दिन याद है जब सर का कॉल आया था और सर ने स्क्रिप्ट के लिए हाँ कहा था। और हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधेश्याम, जिन्होंने इस फिल्म में काफ़ी सपोर्ट किया है, बैकिंग की है, और परेश जी को लाने में उन्हीं का मेजर हाथ है स्क्रिप्ट के साथ साथ। तो और जब आप ये मूवी लेके गए, मतलब प्रोड्यूसर्स तो आप बताएं हो, तो लोगों का कभी होता है ना, हमेशा अपना जो प्रोजेक्ट है लोगों से डिस्कस करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनल फ्रंट में मिलते हैं, कुछ आप ही का इनर सर्कल रहता है, तो वहाँ से क्या रिएक्शन था? वेयर दे ऑल सपोर्टिव? नो, बिकॉज ऑल सपोर्टिव नहीं थे, बिकॉज क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी बटी हुई है बिल्कुल 2 भागों में जी। तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी थे जिनकी तरफ से टेकन अबैक आया कि यार ये क्यों प्रोपेगेंडा बना रहे हो, तुम्हारा मतलब तुम्हारा करियर पे अफेक्ट करेगा या ये करेगा, क्योंकि एक मानसिकता के लोग यहाँ पर भी हैं जी। तो मैंने उनको ये कहा कि मतलब मैंने रिसर्च इस पर बहुत ज़्यादा की है सर, एंड दोनों पक्ष के जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और सवाल उठाते हैं। तो मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट मतलब इंट्रीग्यूट कर रहा है फिल्म बनाने के लिए, एंड डेफिनेटली मुझे बनानी चाहिए फिल्म। तो मतलब लोगों का जो परसेप्शन है वो परसेप्शन है ही, वो एंड तक स्टार्टिंग में भी कुछ हमें क्रिटिक्स ने नकारा, फिल्म के प्रमोशन के लिए भी जाते थे तो वो उसको कहते थे नहीं प्रोपेगेंडा है, कौन लोग बना रहे हैं, तो ऐसे गालियाँ भी मिली हैं बहुत लोगों से, सुनने को भी मिला है। ओके, आई थिंक जब सब मूवी देख लेंगे तो फिर या सबको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल आप दोनों से है सर, व्हाट वाज द ड्राइंग पॉइंट? जब आप लोग ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो कौन सा एक ड्राइंग पॉइंट था जो आपको लगा पढ़ने के बाद साइन करने के लिए कि यार ये मूवी तो मैं करूँगा? जो रिसर्च किया गया था जी, और कुछ ऐसी बात है जो मैं जानता नहीं था जी, और जो मैंने वेरीफाई भी किया जी, तो मुझे पता चला सही बात है। और दूसरी बात थी, जिस तरह से हमको इतिहास पढ़ाया गया है उसके लिए मेरे दिलो दिमाग में बहुत गुस्सा है। जो जिन जिन लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी की है, तो मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा था कि वो जो पहलू है उसको हम उजागर कर सके अच्छे तरीके से, एंड एस्थेटिकली करेक्ट हो एंड ऑथेंटिक भी हो। बिल्कुल। तो मुझे मौका मिल रहा था, तो मैंने चलो हाँ मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो सब सारी बातें ठीक है, परेश जी ने जो कहा बहुत अच्छी बात है। बाकी तो फिल्म को करने का सबसे पहला तो रीज़न यही होता है कि हाँ भाई चलो फिल्म है, कर लेते हैं, परेश भाई के साथ करेंगे। तुषार को कौन जानता है, वो तो ठीक है, वो नया आदमी है। तो परेश भाई ने हाँ की है तो कुछ तो बात होगी, तो हमने तो इसलिए हाँ कर दी। ओके, बाकी बाद में पता लगा ठीक ही किया, हाँ कर दी। थैंक यू। हमको भी अच्छा लगा कि भैया आपने हाँ की। बजट बढ़ जाता है अपने आप मूवी में। नहीं, वो बजट तो खैर नहीं, वजन हाँ वजन एक रिलायबिलिटी आ जाती है। नहीं, सर का हाँ कहना ही सबसे इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत थी। सर ने हाँ की, उसी की वजह से पूरा सब हो गया, सेटअप क्रिएट हो गया। क्या होता है कि देखिए क्या होता है, एक समझदार एक्टर जब हाँ कर देता है तो फिर सवाल नहीं उठते हैं कि उन्होंने की है तो
उन्होंने हाँ की है तो कुछ सोच के ही की होगी, और ऐसे सब्जेक्ट है ना, तो वहाँ कोई सवाल ही नहीं था जी। मेरे भी ये रोल है ऐसे ऐसे, आप साथ में डिबेट लड़ेंगे? मैं कहाँ लड़ेंगे, चलो चलते हैं। बिल्कुल। हमने रिहर्सल की, उस पर सवाल उठे, कुछ उनके सोल्यूशन निकाले और पहुँचे। फिर वहाँ भी सवाल उठते रहे, भाई ये ठीक है कि नहीं है, यहाँ भी ठीक है, का की को आता हूँ जाता हूँ, वो सब जो होता है। जी जी बिल्कुल। इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइजेशन नहीं, मतलब जो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाता है सम टाइम। एज अ राइटर इसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बिकॉज सर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। सो वो मुझे टाइम टाइम पे करेक्ट भी करते रहे जहाँ मैं गलत हूँ। कई बार क्या होता है कि आज की डेट में जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होती चली जा रही है, बिकॉज ऑफ उस पर कोई वो नहीं है, सॉलिड काम नहीं हो रहा। सॉलिड काम तो बहुत हुआ है, उस पर विजिलेंस नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब कर रहे हैं वो आरजेज और क्रिकेटर जो कमेंट्री करते हैं, उन्होंने सारे जेंडर जो है फीमेल कर दिए हैं। पहली ओवर, दूसरी मैच, तीसरा बॉल बोलते उल्टे कर दिया सब। तो ऐसी उस पर वो नहीं है कोई विजिलेंस से मतलब है कि कोई चेक नहीं करता है। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि तो गए भाई दोस्त लोग लखनऊ घूमने गए, वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे, दिल्ली से गए तो रोटी, अरे भाई जनाब रोटी लाइए, वेटर को बोल रहे, उस 6-7 लोग थे, उसने एक रोटी रख दी लाके। बोले भाई 6-7 लोग हैं, तुम यहाँ रोटियाँ बोलिए ना। रोटी बोलेंगे तो एक ही हुई ना। कहने का मतलब क्या है कि उस वक्त जो है वेटर भी जो है वेटर भी इतना तो पढ़ा लिखा था, चाहे 70s-60s की बात करें, और अगर और पुरानी बात कर ले तो हर गली मोहल्ले का आदमी शायर था जी। और ऐसा नहीं है कि यूं ही वो जो है मतलब पंकज उदास को सुन के शायर बन गया, नहीं, बाकायदा था। तो बाकायदा वो समझता था जी। तो वो धीरे धीरे टिके हुई है, चीज़ें बदली हैं बिल्कुल। तो लेकिन हमको वो बदलाव एक्सेप्टेबल है। हम बटन को बटन ही कहते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान में जन्मा नहीं। बिल्कुल। जिप को हम जिप ही कहते हैं, मुश्किल से हम चेन कह लेते हैं जी। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना होना चाहिए। सही बात। अभी आप जेंडर ही बदल दिया सब। मेरी बैग कहाँ है? हाँ, हम तो मेरा बैग अब ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरी बात क्या हो गई है कि ये जो रोमन में लिखने वाला जो मामला आ गया, अरे बाप, उसमें सर ने देवनागरी में मांगी थी मुझसे स्क्रिप्ट जी। रोमन में एक सीरियल कर रहा था, उस पर लिखा, मतलब क्या लिखा हुआ, सीन ओपन होता है, पापा सदियों से उतर रहे हैं, सदियों से उतर रहे हैं, अच्छा सीढ़ियों से उतर रहे हैं। रात में बैठ के धनाधन अर्थ का अर्थ हो जाता उसमें। तो खैर ये तो खैर बहुत ठीक है जी। कहीं और बात चली जाती है इसलिए वो इशारा करती, बोले लंबा मत बोलो। तुषार आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। सेकेंडरी कास्ट भी काफ़ी तगड़ी है, और जो आपके दिमाग में जहन में पहले नाम थे वही सब लॉक हो गए जैसे आपने सोचा था? यस, फॉर्चुनेटली। और फॉर्चुनेटली इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि पहले ही टारगेट हमने परेश सर जी को किया और उन्होंने हाँ कर दिया उसके लिए, तो बाकी की जो कास्ट को लॉक करने का वो था एंसम्बल कास्ट, तो जो मैंने पिक किए तो उन सब ने हाँ कर दिया। बस वही था कि डेट्स का क्लैश था, जिनके डेट्स नहीं मिल पाए वो इस फिल्म को नहीं कर पाए, जिनके डेट्स मिले वो आ गए। सो आई ट्राई टू क्रिएट एंसम्बल कास्ट जो ऑडियंस को भी मजा आए और सारे दिग्गज एक्टर उनको हैंडल करना। और उन्होंने जो, क्योंकि उनको किरदार बताने की जरूरत नहीं होती, एक बार आपने किरदार समझाया उसके बाद आपको खुद ही तो एज अ डायरेक्टर मेहनत बच जाती है। गलत बोल रहा है परेश जी ने हाँ कर दी, बाकी तो धमकी से काम चल गया था। नहीं, बस एक जो सामने जो था अदालत के अंदर जी, और जाकिर भाई का होना इसलिए बहुत बेहद ज़रूरी था। एक ग्रेविटास वाला एक्टर चाहिए आपको, बिल्कुल, जो बिल्कुल शार्प हो और कम माने, ज़्यादा ओवरडूइंग ना हो,
क्योंकि ये बंदे का कैरेक्टर था थोड़ा ओवरडूइंग, इनके बहुत सामने subtle- उतना ही ठहरा वाला ग्रेविटास वाला रेजर शार्प एक्टर चाहिए। बिल्कुल। तो और सर स्क्रिप्ट के दौरान सर ने मुझसे एक बात भी कही थी ये करते हुए कि भाई मैं अपने टॉपिक को, इस करेक्टर को ना बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऐसा ना लगे कि वो गलत है या उस पर जा रहा है। मैं वायलेंट नहीं करूंगा, नेगेटिव नहीं बनाना है इसको। क्योंकि हम डिबेट करने जा रहे हैं या और डिबेट का कोई रिसर्च नहीं है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर केस ये लड़ रहे हैं लेकिन ये लॉयर नहीं है जी, तो तालीम वो नहीं है। हाँ वो बैलेंस, ये आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा लॉयर है, बहुत डिग्री है इसके पास, लेकिन इनके पास लॉजिक है, इन्हें बहस नहीं करनी आती, इन्हें कहना आता है देखिए इस किताब में तो ये लिखा है भाई साहब। इमोशनल होके सेंटिमेंटल तो वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, सीन कब खराब होता है, जब एक आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग करे और एक बहुत ख़राब करे, तो जो अच्छा वाला है वो भी गधा दिखता है फिर। तो आपको बैलेंस करना होगा, बहुत ज़रूरी है। आप दोनों डेकेड से काम कर रहे हो, इतने सालों से काम कर रहे हो। आजकल जैसे हम बात करते हैं चेंज की, जैसे आप पहले कह रहे थे कुछ, तो आजकल बहुत एक्टर्स कहते हैं कि एक जो लास्ट उनका रिलीज़ होता है उसका जो बॉक्स ऑफिस रिजल्ट होता है वही उन्हें अगले प्रोजेक्ट गारंटी करता है कि अगर शायद पिछली फिल्म नहीं चली तो अगली फिल्म शायद ना मिले। बहुत सारे यंग एक्टर्स ऐसा कहते हैं। आप लोग इतने सालों से हो, पहले आई थिंक जो टाइम था वहाँ पे ये चीज़ें इतनी ट्रांजैक्शन शायद नहीं होंगी जितनी अभी हैं। आप इसको चेंज को देखते हो कि आजकल चीज़ें ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, लेस ऑन फेथ और ट्रस्ट है ऑन द क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर? नहीं, मुझे क्या लगता है कि आपका काम कितना चला, कितना नहीं चला, या बहुत चला या बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल, ये मार्केट है। लेकिन अगर आपने अपने आप को प्रूव कर रखा है तो वो कभी ज़ाया नहीं जाता है, समझे ना जी। हो सकता है ये जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, ये जिम्मेदारी कमर्शियल फिल्मों में होती है। कमर्शियल फिल्म में हीरो की फिल्म अगर नहीं चली उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। कमर्शियल चली तो फायदा भी उसको ही है। फायदा भी उसी को होता है जी। तो मेरे को, परेश भाई को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन हमारे लोगों का फिल्म में होना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। सपोर्टिंग है ना उसको खड़ा करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ये बात, एक्टर जो बोल रहा है कि यार मेरी पिछली फिल्म नहीं चली, तो कौन एक्टर बोल रहा है, वो भी मैटर करता है। आपका काम दे, फिल्म चले नहीं चले, लेकिन किसी ने आपका काम देखा है तो वो नोटिस कर लेगा भाई अच्छा एक्टर है, इसको मैं लूँगा अगली फिल्म में। तो वो उसको एक पिलर को खड़ा करने के लिए 25 रस्सियाँ चाहिए होती ना। तंबू देखा है आपने? बिल्कुल। तंबू एक ही बम्बू पे खड़ा होता है, लेकिन उसमें रस्सियाँ कितनी लगती भाई साहब? बिल्कुल। तो वो रस्सियाँ हैं हम लोग। ये तो तंबू उड़ जाएगा। हम लोग तो बेसिकली कीले हैं जो बाहर गड़ती है। तो काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे बात करते। जाते जाते ऑडियंस के लिए एक मैसेज कि क्यों वो जाएं थिएटर में, टिकट खरीदें और मूवी देखें। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि फिल्म किस बारे में है, और आप अपना ओपिनियन लेके घर पे बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप जाइए, रिक्वेस्ट है, फिल्म देखिए। 31 को रिलीज़ है। थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखिए, फिर अपना ओपिनियन बनाइए और फिर मज़े लीजिए। हम खोदेंगे नहीं, खोलेंगे इसके राज। वो क्या राज है वो आपको फिल्म देख के ही मालूम चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द थैंक यू। थैंक यू।